क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की कहानी कहां से शुरू हुई और भारत में बुलेट के नाम से मशहूर रॉयल एनफील्ड ने अपनी पहचान कैसे बनाई? किस प्रकार से सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड को बाइक की दुनिया का बादशाह बना दिया? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मोटर बाइक की जो की हर नौजवान की पहली पसंद है, जिसके गली में एंट्री मारने से सबके दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। एक ऐसी बाइक है जिसे खरीदना लोगों का ड्रीम होता है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस बाइक की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड की, जिसे आम भाषा में बुलेट भी कहा जाता है। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस रॉयल सी दिखने वाली बाइक यानी कि रॉयल एनफील्ड का नाम ना सुना हो। शाही सवारी से दिखने वाली ये बाइक हर यंगस्टर की पहली पसंद बन चुकी है। इस रॉयल एनफील्ड पर अगर कोई बैठ जाए तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। ये एक ऐसी बाइक है जिसे आज कहीं भी ले जा सकते हैं। रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, इस बुलेट ने सभी रास्तों पर साथ निभाया है। लेकिन हर सक्सेस के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे किसका हाथ है। रॉयल एनफील्ड एक ब्रिटिश कंपनी थी। बात उन दिनों की है जब साल 1851 में जॉर्ज टाउनसेंड नाम के एक बिजनेसमैन ने इंग्लैंड के एक छोटे से शहर रेडिच में मशीन की सुइयां बनाने का बिजनेस डाला। अपने पिता के काम करने को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्ज के बेटे ने भी बिजनेस की तरफ रुख कर लिया और साल 1882 में दोनों ने मिलकर साइकिल बनाने वाली कंपनी के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम में तरक्की मिलने लगी और उन्होंने कुछ बड़ा करने की सोची। इस सोच के साथ उन्होंने साइकिल बनाने की पहल की और फिर साल 1886 में इनकी साइकिल मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो चुकी थी। इस साइकिल का नाम टाउनसेंड और इकोसेस रखा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी कंपनी चल न सकी। कंपनी को साल 1881 में एक बड़ा झटका लगा क्योंकि कंपनी बहुत बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से गुजर रही थी। इसलिए कंपनी को रॉबर्ट बॉब वॉकर स्मिथ और अल्बर्ट ईडी को बेच दिया गया। नई कंपनी ने कंपनी का नाम बदलकर ईडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। साल 1893 आते आते इस कंपनी को आर्म्स फैक्ट्री की तरफ से ब्रिटिश आर्मी के लिए मोटरसाइकिल बनाने का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया। नई सोच के साथ कंपनी प्रोग्रेस करती जा रही थी और साल 1898 में रॉयल एनफील्ड कंपनी ने एक ऐसी साइकिल बनाई जो मोटर से चल सके और उन्होंने इस साइकिल का नाम क्वाड्रीसाइकिल रखा। इस साइकिल को बहुत ही मजबूती से बनाया गया था, जिसमें 1/2 HD डायोड इंजन का इस्तेमाल किया गया था। कंपनी को लगातार मिल रही तरक्की को देखकर कंपनी ने फिर से अपनी कंपनी का नाम बदलने की सोची और इस बार उन्होंने अपनी कंपनी का नाम द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड रख दिया। इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने 1901 में साइकिल में इंजन लगाकर एक मोटरसाइकिल बनाई, लेकिन उन्हें उस मोटरसाइकिल में ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1903 में उन्होंने एक कार बनाई, लेकिन इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने बिजनेस को लॉस में जाते देखा तो उन्होंने अपनी इस कार वाली कंपनी को ऑलडेज इंडोनियम नाम की कंपनी को बेच दिया। इसके बाद रॉयल एनफील्ड की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 1914 में पहला विश्व युद्ध आया। उस समय रॉयल एनफील्ड को ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने मोटरसाइकिल बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। फिर दूसरे देशों जैसे बेल्जियम, फ्रेंच, अमेरिका और इंपीरियल रूसी सेनाओं के लिए भी मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया था। फिर दोस्तों 1932 में कुछ ऐसा हुआ जिसने रॉयल एनफील्ड की किस्मत को बदल कर रख दिया। दरअसल ये वो दौर था जब रॉयल एनफील्ड ने दुनिया की लीजेंड बुलेट मोटरसाइकिल बनाई, जो उस समय की सबसे पावरफुल और स्टाइलिश बाइकों में से एक थी, जिसने मार्केट में कदम रखते ही तहलका मचा दिया और आज भी पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए है। ये बाइक उस समय की सबसे मजबूत मोटरसाइकिल थी। इसकी वजह से बाइक की सेल काफी तेजी से बढ़ने लगी और फिर ये मोटरबाइक हर इंसान की पहली पसंद बन गई। फिर साल 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया गया। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन 125 सीसी एयरबोर्न मोटरसाइकिल का हुआ, जिसे फ्लाइंग फ्ली के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को युद्ध के मैदान में सीधे हवाई जहाज से उतारा गया था, लेकिन इस बाइक ने अपना दायरा मिलिट्री और आर्मी तक ही सीमित रखा, क्योंकि लोगों के दिल दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई थी कि ये भारी भरकम मोटरसाइकिल को केवल मिलिट्री आर्मी वालों के लिए ही बनाया जाता है। इसलिए जब वॉर खत्म हुआ तो इन मोटरसाइकिल्स की डिमांड भी कम हो गई और उनकी कंपनी माइनस यानी कि लॉस में जाने लगी। दोस्तों, अब तक की कहानी तो इंग्लैंड से जुड़ी हुई रॉयल एनफील्ड की कहानी थी, जिसमें अभी भारत में कदम नहीं रखा था, लेकिन अब इनकी एंट्री भारत में भी होने वाली है। दरअसल भारत को आजादी मिलने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को अपनी फोर्स के लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल की जरूरत थी जिससे बॉर्डर पर नजर रखी जा सके और उसी समय बुलेट का बहुत नाम हुआ करता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इसी बुलेट को अपने बॉर्डर पर इस्तेमाल करें। इसी सोच के साथ साल 1954 में उन्होंने रॉयल एनफील्ड कंपनी को 800 बुलेट का ऑर्डर दे डाला। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने एक इंडियन कंपनी मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप कर ली और इस तरह से रॉयल एनफील्ड ने पहली बार इंडिया में कदम रखा। इसके बाद मद्रास मोटर ने बाइक्स को बनाना शुरू कर दिया और बाइक्स में लगाने वाले पार्ट्स को वो इंग्लैंड से मंगाकर बाइक्स को तैयार करते थे। इसके बाद 1962 आते आते मोटरसाइकिल के सभी पार्ट्स इंडिया में ही बनाए जाने लगे। उसके बाद मद्रास मोटरसाइकिल ने काफी सालों तक इस रॉयल एनफील्ड को खुद चलाया, लेकिन मद्रास मोटर को उसमें कोई भी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली और कंपनी डूबती चली गई। फिर इंग्लैंड ने 1971 में इस कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया और यह कंपनी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ जैसे रॉयल एनफील्ड की बाइक को बेचना शुरू किया था, वो प्रोडक्शन चलता रहा, लेकिन लॉस यहाँ पर भी कम नहीं था। जब उन्हें लगा कि वो
लॉस झेल नहीं पाएंगे तो उन्होंने इस कंपनी को आयशर कंपनी को बेच दिया। आयशर ग्रुप के फाउंडर विक्रम लाल जी ने सोचा कि वो इस कंपनी को घाटे से उभार लेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया और आयशर मोटर्स ने एनफील्ड इंडिया का नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया। लेकिन वक्त ने उनका भी साथ नहीं दिया और वो जैसा सोच रहे थे वैसा न हो सका और कंपनी अभी भी घाटे में ही चल रही थी। 6 साल तक कोशिश करने के बाद भी जब आयशर मोटर्स को इसमें कोई भी फायदा नजर नहीं आया तो उसने इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। ये सब चल ही रहा था कि तभी कहानी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लिया कि कंपनी को एक और मौका देना चाहिए और वो कोई और नहीं बल्कि कंपनी के फाउंडर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल थे। सिद्धार्थ को बचपन से मोटर बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट था। शायद उनके इसी शौक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सिद्धार्थ एक मोटर मैकेनिकल इंजीनियर थे। जब सिद्धार्थ लाल ने अपनी बात बोर्ड मेंबर्स के सामने रखी और एक मौका देने को कहा तो बोर्ड मेंबर्स ने उनकी बात मान ली और सिद्धार्थ लाल को एक मौका दिया गया ये साबित करने के लिए कि वो इस कंपनी को ऊपर उठा सकते हैं। साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की सारी जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल के कंधों पर आ गई और उसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जो कंपनी कभी बंद होने वाली थी वो आज बाइकों की दुनिया में बाइकों की लीडर बनकर बैठ गई है। सिद्धार्थ लाल ने ऐसा क्या कर दिया जो डाउनफॉल में जा रही कंपनी अचानक से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। दोस्तों ये तो हम सभी समझ चुके हैं कि सिद्धार्थ एक बाइक लवर थे और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी मजबूती और डैशिंग बाइक मार्केट में क्यों नहीं चल पा रही है। इस बात की तह तक जाने के लिए सिद्धार्थ ने बाइक को एक कस्टमर के नजरिए से देखा। सबसे पहले सिद्धार्थ ने बाइक पर काफी लंबा सफर तय किया ये जानने के लिए कि बाइक में कमी क्या है। जब उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इसमें काफी काम करने की जरूरत है। वो ये समझ चुके थे कि कस्टमर की डिमांड क्या है और बाइक में क्या कमी है। इस सफर से आने के बाद उन्होंने इसमें कुछ टेक्निकल चेंज किए। उस टेक्निकल चेंज में सबसे पहले उन्होंने राइट लेफ्ट की तरफ बने हुए गियर प्लेट को लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर किया। इसके साथ ही उन्होंने इसमें एक और बदलाव किया और वो बदलाव था कि स्टार्ट के साथ सेल्फ स्टार्ट का होना। इसके अलावा भी बाइक में बहुत छोटे मोटे बदलाव किए गए, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखा गया कि बाइक के ओरिजिनल फेस में कोई भी बदलाव ना आए, क्योंकि वही उनकी शान थी जिसकी वजह से वो मार्केट में दमदार सवारी कहलाती है। इसके बाद मार्केट में बाइक ने अपने झंडे गाड़ दिए, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो ये था कि लोगों की सोच बदलकर उन्हें रॉयल एनफील्ड के बारे में बताया जाए, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि ये बाइक आम लोगों के लिए नहीं है। इसलिए लोग बुलेट की जगह दूसरी बाइक को पसंद करते थे। इसके लिए सिद्धार्थ ने अपना दूसरा कदम उठाया और सिद्धार्थ इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उन्होंने काफी एड्स के थ्रू पब्लिक में ये बताने की कोशिश की कि भारी बाइकों को भी आप आम बाइक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिद्धार्थ की मेहनत रंग लाई और लोगों को उनकी बात समझ में आने लगी और वो भी धीरे धीरे इस बाइक को पसंद करने लगे। इस तरह सिद्धार्थ अपने दूसरे टारगेट में भी सफल रहे। अब सिद्धार्थ के पास एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। दरअसल सिद्धार्थ की जो कंपनी थी वो बहुत सारे बिजनेस करती थी। सिद्धार्थ नहीं चाहते थे कि वो चारों तरफ अपने दिमाग को दौड़ाए, इसलिए उन्होंने अपने 15 बिजनेस में से 13 बिजनेस को सोल्ड आउट कर दिया। इसके बाद उनके पास केवल उनकी रॉयल एनफील्ड और एक ट्रैक्टर कंपनी रह गई। सिद्धार्थ का मानना था 4 जगह सोचने के बजाय हम अगर 1 या 2 जगह पर ही कंसंट्रेट करें तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। सिद्धार्थ जैसा चाहते थे उन्होंने वैसा ही कर दिखाया और आज उनकी वजह से रॉयल एनफील्ड मार्केट में बादशाह बनकर बैठी है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह रॉयल एनफील्ड ने तय किया फर्श से अर्श तक का सफर। आज रॉयल एनफील्ड की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोगों को महीनों महीनों इस गाड़ी का वेट करना पड़ता है, लेकिन जहाँ चाह है वहीं राह है। उम्मीद करते हैं कि आपको रॉयल एनफील्ड की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें।